Hello children, I hope you all are good and I am good also. Today we are going to discuss the other topic of geography, that is earth movements and landforms. And in this chapter we are going to discuss the different movements of the earth and the different landforms of the earth. So let's start the chapter with the discussion of earth movement. You know beta, earth keeps on changing. It is the continuous process. We cannot say earth is permanent, no change is there. No, it is in the changing process continuously. So the earth surface is not uniform at everywhere. आपने कई जगह देखा होगा बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, समवेयर देयर इज अ टेबल लैंड दैट इज प्लेट्यू है, देन कोस्टल एरियाज हैं, आपके डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, एक्सेट्रा. So earth is having the different landforms. The landform that we can see today are the outcome of the changes that have taken place over the thousands and millions of years. पहले हमारी अर्थ ऐसे नहीं थी. अर्थ में मूवमेंट होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं. उन मिलियंस ऑफ ईयर के जो चेंजेस के बाद जो आ रहा है आज रिजल्ट, दैट इज द अर्थ सरफेस. सो हाउ अर्थ मूवमेंट टेक प्लेस. मूवमेंट होती कैसे है भाई, हम तो खड़े हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा. देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. और आप ये कह सकते हो कि अर्थ में जो मूवमेंट होती है टू फोर्सेस से होती है. एक होती है आपकी बेटा एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी होती है आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस. नाउ व्हाट आर द एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स वर्क विद इन द अर्थ. एंडो इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर जो फोर्स काम करता है ना, उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं. नाउ द अर्थ क्रस्ट ऑफ द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में हमें नजर आता है ना, जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वो हमें सॉलिड फॉर्म में लग रहा है. लेकिन जो आपका मेंटल और कोर है, यानी कि सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, मेंटल और कोर जो है आपका लिक्विड स्टेट में. सो क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द प्लेट्स दैट आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. अब होता क्या है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना बेटा, मेजर तो अगर हम देखें तो वी आर हैविंग द 6 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स. ये प्लेट्स क्या होती हैं, क्योंकि ये अर्थ सरफेस में, टॉपर क्रस्ट में है टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये प्लेट्स जो हैं ये आपकी मैग्मा, जो मैग्मा है ना, जो लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा में ये फ्लोट हो रही होती हैं. ये प्लेट्स जो 6 मेजर हैं और 20 माइनर हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं. तो ये कहाँ फ्लोट हो रही हैं, ये मैग्मा में फ्लोट हो रही हैं इंडिपेंडेंटली वन और अनदर. और इनका मूवमेंट अलग अलग होता है. समटाइम क्या होता है, ये प्लेट्स हैं लाइक ऐसे, ठीक है, मान लो ये एक है, धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि एक साल में ना ये फ्यू मिलीमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं मूवमेंट होती, फ्यू मिलीमीटर. ज़्यादा होगी तो बेटा हिल जाएगी अर्थ, फट जाएगी. बट यहाँ पे क्या है, एक साल में फ्यू मिलीमीटर मूवमेंट होती है. तो मान लो ऐसे मूवमेंट हुई, तो ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर में ये दूर चला जाएगा. तो जो पहले एक लैंड मास आपको दिख रहा है वो 2 टुकड़ों में हो जाएगा. तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट, के दूर हो रही है. मान लो यहाँ प्लेट्स हैं, वो फ्लोट हो रही हैं इंडिपेंडेंटली मैग्मा पे, और करते 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 ऐसे पास आ गई, तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट. अब क्या हो रहा है, वो पास आ गई तो 2 लैंड मास एक हो गए, ये बड़ा सा लैंड मास बन गया, तो ये कन्वर्जेंट मूवमेंट है. और अगर पास आ गई उसके बाद भी मूवमेंट हो रही है इनमें, करते करते एक ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके. तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. सो कहने का मतलब है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो मैग्मा में फ्लोट हो रही हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, लेकिन उनकी वजह से अर्थ क्रस्ट पे डिफरेंट लैंड मास जो है फॉर्म्ड होते हैं. अब हम आते हैं एक्सोजेनिक फोर्स पे. एक्सोजेनिक फोर्स जो है, दे आर द फोर्स विच वर्क ऑन द अर्थ सरफेस, सच एज रनिंग वाटर हो गया आपका, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, सी वेव्स हो गई. अब ये क्या है, ये ऊपर से, बाहर से, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर से ये फोर्सेस डाल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें एक्सोजेनिक कहते हैं. ये अर्थ इंटीरियर में नहीं है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्स. अब इंडोजेनिक मूवमेंट को हम देखते हैं, वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स. जो इंडोजेनिक मूवमेंट हुआ, जो इंडोजेनिक फोर्स हुआ, उसकी वजह से वॉल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं. वॉल्केनो क्या है, व्हेन देयर इज अ डीप वेंट और फिशर ऑन द अर्थ क्रस्ट, द मोल्टन मैग्मा फ्लोट आउट. भाई ऐसे आपने देखा ना,
अर्थ क्रस्ट में एक छोटा सा आपको ऐसे होल नज़र आ जाएगा, डीप है, वो अंदर तक गया हुआ है पूरा। अब अंदर क्या है, आपके कोर के ऊपर जो मेंटल है वहाँ पे मैग्मा आ रहा है आपका, और फिर इस होल से ये मैग्मा बाहर आ जाता है बर्स्ट होके। और ये देख रहे हो ऑरेंज ऑरेंज और येलो येलो कलर का, ये लावा है आपका। ये लावा जो है बाहर आ जाता है फोर्सिबली इस वेंट से। ये जो आपको होल दिख रहा है ना जहाँ से ये बाहर आ रहा है, इसको हम वेंट कहते हैं, VENT। जिस होल से बाहर आएगा आपका मैग्मा, और बाहर आते ही क्या बन जाएगा, लावा। लावा जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो डिफरेंट फॉर्म में आएगा। अच्छा, जब ये लावा निकलता है ना बेटा, इट अकम्पनीड विद द गैसेस, स्ट्रीम, रॉक्स एंड अदर मटेरियल, बहुत कुछ अपने साथ अर्थ के अंदर से लेकर आता है। आपने कई बार सुना होगा कि भाई जब भी ये कूल डाउन होता है तो ये रॉक फॉर्मेशन में आ जाता है, लेकिन जब निकल रहा है ना तो इसके अंदर से बहुत सारे मटेरियल बाहर निकल रहे हैं। The pressure of this flowing magma is so powerful that a cone of mountain is formed on the earth surface। देखो अर्थ तो माउंटेन नहीं है, लेकिन इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि वहाँ से ऐसे ये माउंटेन की शेप ले लेता है। तो इस तरीके से आपका लावा बाहर आता है। तो ये किससे आया, इंडोजेनिक फोर्स से, एक्सोजेनिक नहीं, इंडोजेनिक, अंदर के फोर्स से वॉल्केनो जो है आपका इरप्ट हुआ। अच्छा, नोट में देखो आप, डू यू रिमेंबर विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड ना, लावा से कौन सा रॉक बनता है ठंडा होने पे? इग्नियस रॉक, क्योंकि ये आग है ना, तो इग्नियस का मतलब भी है कमिंग आउट ऑफ फायर। नाउ आफ्टर द वोल्केनो, द इरप्शन ऑफ वोल्केनो कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। नाउ हाउ डिस्ट्रक्शन? क्योंकि बेटा होता क्या है, एकदम से बाहर आ रहा है वेंट से, तो बहुत ज़्यादा जो आसपास की एरिया है, इट इज़ टू हॉट एट दैट टाइम। वो क्या होता है, पूरी एरिया, सराउंडिंग एरिया जो है वो लावा से भरना शुरू हो जाती है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन अकर अलोंग द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ है पता है आपको? पैसिफिक ओशियन में है। हम उसे रिंग ऑफ फायर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। वॉल्केनोज में बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव, देन डॉर्मेंट एंड देन एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, यानी उनमें से लावा बाहर आता रहता है। डॉर्मेंट वॉल्केनो वो होते हैं दोज हु रियरली इरप्ट, कभी कभार उनमें से अचानक आ जाता है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो हैं जो काफ़ी समय से उनमें से लावा बाहर नहीं आया है, तो हम कहते हैं सो गए हैं आप, मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ नॉट लाइकली टू इरप्ट अगेन, कि भाई एक बार आ गया था इनमें से लावा, अब दोबारा इसमें से कुछ नहीं आने वाला, ये शांत हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, डैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ऑल्सो हैपन ड्यू टू द इंडोजेनिक मूवमेंट। सडन इंडोजेनिक मूवमेंट होती है ना, तो उससे आपका अर्थक्वेक आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ फ्लोट करती हैं? मैंने आपको बताया था मैग्मा पे इंडिविजुअल फ्लोट करती हैं। एंड व्हेन दे रब ईच अदर, ऐसे या आ गई डाइव, इस तरीके से कन्वर्स हो गई। सो व्हाट हैपन व्हेन दे रब ईच अदर और कम टुगेदर टू ईच अदर, दिस प्रोड्यूसेस द मैसिव एनर्जी विच कैन कॉज द टेरर ऑन द अर्थ सरफेस। आप ही देखो ना, कोई दो चीज़ टकराएगी या रब करेगी तो भाई एनर्जी तो आएगी। सो इससे भी अर्थ में जो है कंपन आ जाता है, टर्मर ऑन द अर्थ सरफेस, एंड दीज टर्मर्स कैन बी लाइट और मैसिव ऑल्सो। मैसिव अर्थक्वेक कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव in the earth's interior, the place where the tectonic movement occurs, it is called the focus। जहाँ पे ये मूवमेंट हुई है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और यहाँ से क्या होता है, द सिस्मिक वेव्स, जिसे हम अर्थक्वेक कह रहे हैं ना, दे स्टार्टेड टू ट्रैवल इन द ऑल डायरेक्शन, ऐसे 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 फैलना शुरू हो जाती हैं। एंड द पॉइंट अबव द फोकस, जहाँ से ये शुरू हुई और अर्थ सरफेस पे पहुँच गई, जहाँ हम रह रहे हैं ज़मीन पे, अर्थ सरफेस जो हमारा क्रस्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, एपीसेंटर, कि यहाँ पर जो है एपीसेंटर था। सो दिस इज द प्लेस विच सफ़र द मैक्सिमम डैमेज, विच इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक रिड्यूस। जो एपीसेंटर है उस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि नीचे से फोर्स आया ना, एकदम से वहाँ पर फोर्स आया इस पर,
तो इस पे डिस्ट्रक्शन होगा, और फिर जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, आगे आगे जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में उसकी स्पीड कम हो जाएगी और डिस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगा। सो इफ द प्लेस अराउंड द एपिसेंटर इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, तो आप समझ सकते हो कि कितना डैमेज होगा। और ऐसा हुआ था भुज में, गुजरात में है ना भुज, इंडिया में 2001 में हुआ था। बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत तेज़ी से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई और एपिसेंटर था भुज, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, पूरे के पूरे कहते हैं डिस्ट्रक्शन अनलिमिटेड। इन सियाचिन देन आपका आया 2008 में, देन आपका हैती में 2010 में। तो ऐसे मैसिव अर्थक्वेक कई बार अर्थ पे आ चुके हैं। एन अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अकर इन द ओशियन बेड। कई बार बच्चों को ये लगता है अर्थक्वेक सिर्फ क्या क्रस्ट पे आएगा जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, नहीं बेटा, जो ओशियनिक पार्ट है, क्योंकि ओशियन भी तो अर्थ क्रस्ट पे ही है ना, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आता है। और व्हेन द ओशियन बेड शेक्स ना, सी वाटर इज पुश्ड आउट विद अ फोर्स। अब अगर ओशियन बेड पे, जो ओशियन का क्रस्ट है, उस पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो पानी की लहरें एकदम से वॉल की तरह ऊपर उठती हैं ओशियन में, बहुत ऊंचाई तक, उसे हम कहते हैं सुनामी। इट कॉजेज द सुनामी इन विच हाई वाटर वेव्स ट्रेवल। बहुत हाइट होती है इनकी विद द फोर्स, and when these waves strike the coast they can cause the extensive damage to far reaching area along the coast, like 2005 में भी आई थी सुनामी। So an earthquake can also cause the landslide in hilly areas. It can divert the flow of river, destroy some dams etc. क्रैक आ सकता है अर्थ क्रस्ट में, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। Thus an earthquake is a very very massive earth movement. अब मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, कैसे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को? अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। जिस मैग्नीट्यूड पे हम इसे मेजर कहते हैं ना, उसे रिक्टर स्केल कहते हैं, और वो होता है हमारा 0 to 9। अब 0 to 9 को आपको ध्यान से समझना है। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड, जो रिक्टर स्केल था ना, चार्ल्स रिक्टर ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसे रिक्टर स्केल कहते हैं। अर्थक्वेक टर्मर्स मेजर्ड विद द सिस्मोग्राफ, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और मेजर करते हैं हम स्केल पर इसे, ठीक है। द अर्थक्वेक मेजरिंग टू 2.0 तो हार्डली नोटिसेबल। अगर मान लो 2.0 के स्केल पे आए तो ठीक है, पता नहीं चलेगा अर्थक्वेक आया था। बट अगर ये 4.0 आ जाता है तो हम कहते हैं लाइट अर्थक्वेक था। एंड अर्थक्वेक मेजरिंग 5.0 मेक इट प्रेजेंस फेल्ट। 5 पे अगर आ गया तो थोड़ा बहुत नुकसान है, पता चलता है अर्थक्वेक आ गया भाई। बट दोज अबव द 6.0, अगर 6 के मैग्नीट्यूड पर आ गया, रिक्टर स्केल पर आ गया अर्थक्वेक, तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। सो एन इंक्रीज इन अ पॉइंट फोर्स इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड बाय 10 times, दैट इज 8.0 is 10 times more than intense than 7.0, 100 times more than intense than 6.0। So कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है। ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि 0 to 9 रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और अगर 2 to 4 के बीच में रहता है तो वो मैनेजेबल है। 5 होता है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई अर्थक्वेक आया है, थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। बट 6 और अबव जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। नाउ नोट पे चलते हैं। द साइंस डीलिंग विद द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, ठीक है। जिस साइंस से हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक के बारे में एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। एक केस स्टडी ले लेते हैं अर्थक्वेक की बेटा, 2010 का दिया हुआ है। सीवियर अर्थक्वेक, स्पीड उसकी क्या थी, मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 7.0। इट हिट द पोर्ट आउ प्रिंस, द कैपिटल ऑफ हैती, on 12th January 2010. Since its epicenter was located in the densely populated area, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे जहाँ इसका एपिसेंटर था, जहाँ से उठा और आया जो एपिसेंटर था, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का और इवन पीपल लाइफ का डैमेज हुआ।
Haiti is a very poor country. It was not possible to know the exact number of the dead. ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि अपने आप में पहले से ही वो एक गरीब देश है और उसमें 7 के रिक्टर स्केल पे आ गया आपका पूरा का पूरा अर्थक्वेक. इतना डेडली था ये अर्थक्वेक, बट इट वॉज पुट टू अबाउट 1 लाख. पूरा तो एनालाइज नहीं कर पाए, लेकिन कहा जाता है कि 1 लाख लोग करीबन मरे थे इसमें. Most of the building in the capital were flattened, including the presidential palace. President का जो पैलेस था ना वो भी ख़त्म हो गया था. The earthquake caused destruction due to which food supply were badly hit. फूड लेने के लिए क्या कर रहे थे हैथियंस? ब्रोक इनटू द राइट्स. जो बचे थे ना बेचारे वो आपस में लड़ रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे, लूट रहे थे दूसरी जगहों को कि कुछ खाना मिल जाए. खाने के लिए लूटपाट हो रही थी, कोई चोरी चकारी के लिए नहीं, फूड के लिए. द यूनाइटेड नेशन सेंट द रिलीफ कैंप एंड द रिलीफ टू दैम एंड सेवरल अदर कंट्री ऑल्सो हेल्प एंड एस्टैब्लिश द कैंप फॉर देयर हेल्प. ओनली देन द सिचुएशन केम इन टू द हैंडल. तब जाके इम्प्रूव हुई उनकी सिचुएशन. मेजर कॉज ऑफ सच मैसिव डिस्ट्रक्शन वॉज दैट द बिल्डिंग वर नॉट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द एंटी अर्थक्वेक टेक्निक. क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस भी अगर टूट के गिर गया है तो इसका मतलब इन्होंने कोई भी एंटी अर्थक्वेक टेक्निक को अपनाया ही नहीं, इसीलिए इतना बड़ा लॉस हुआ. नाउ नोट पे देखते हैं. इफ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द एंटी अर्थक्वेक टेक्निक सो इट कैन विथस्टैंड मोस्ट अर्थक्वेक. उतना ज़्यादा लॉस होगा नहीं अगर हम उस टेक्निक को अपनाकर बिल्डिंग को बनाते हैं. सो ये थे हमारे एंडोजेनिक मूवमेंट की वजह से जो हमारा वॉल्केनो आया और हमारा अर्थक्वेक. अब बात करेंगे हम एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल मूवमेंट की. एक्सोजेनिक जो अर्थ सरफेस पे होते हैं. द इम्पॉर्टेंट वन आर द वेदरिंग एंड इरोशन. वेदरिंग रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल स्मॉल पीसेस. वेदरिंग में ऐसे ही होता है, बड़ा सा पत्थर होता है ना रॉक, वो छोटे 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 टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है. एंड बाय दिस प्रोसेस बिगर रॉक्स आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड इट टेक प्लेस ओइंग टू द एक्शन ऑफ. किस वजह से होता है? अपने आप तो नहीं टूटेगा, सन की हीट की वजह से है, विंड है, रेन है, तो नेचुरल फोर्सेस जो ऊपर लग रही है ना उसकी वजह से ये वेदरिंग रॉक में होनी शुरू हो जाती है. देन सेकंड आपका इरोजन. द ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स आर, अब क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, दे आर कैरिड अवे बाय द एयर और द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे आर गोइंग टू डिपॉजिट एंड बाय द फोर्स ऑफ वाटर, मूविंग आइस, ग्लेशियर, विंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये कहाँ थे और कहाँ पहुँच जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन, कि यहाँ से हटकर डिस्प्लेस होकर कहीं और गए. It changes the landform of the eroded place as well as that of the place where the eroded material is deposited. है ना, मान लो यहाँ पे इतना पहाड़ है, वो इरोड हो गया तो क्या बच जाएगा ऐसे, तो पूरा लैंडफॉर्म ही चेंज हो जाता है इरोजन की वजह से. सो वेदरिंग एंड इरोजन आर टू कंटिन्यूस प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम्स. They are greatly influenced by the climatic and environmental factors such as टेम्परेचर हो गया, कई बार हाई हो जाता है, कई बार लो हो जाता है, रेनफॉल है, वेजिटेशन कवर है, टाइप ऑफ सॉयल है, रॉक्स है, शेप, स्लोप ऑफ लैंड एक्सेट्रा. और सॉयल इरोजन बहुत बार आपने सुना है, इट इज़ कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो. हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग कर दी, अनसाइंटिफिक यूज कर दिया हमने फार्मिंग का, तो उससे भी हमारी टॉप लेयर जो है ना रिमूव हो जाती है, तो वो क्या हो गया, सॉयल इरोजन हो गया. सो सॉयल इरोजन इट डजंट मीन कि नेचुरल प्रोसेस ही है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है. अब बात करते हैं हम लैंडफॉर्म्स की. लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, माउंटेन है, प्लेन है, वैलीज हैं, ये सारे हैं. दीज लैंडफॉर्म्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंट अर्थ मूवमेंट एंड दीज मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स. One is the vertical movement and another is the horizontal. हमेशा याद रखो, vertical and then horizontal movement. Now vertical movement क्या है? In the earth crust क्या होता है? The rises or sink. Earth crust क्या होगी? या rise होगी या sink होगी. When the crust rises तो क्या होगा? या तो प्लेट्यू बनेंगे या माउंटेन बनेंगे. अगर अर्थ क्रस्ट राइज हो रही है
और सिंक हो रही है तो क्या बनेगा, वैलीज बनेंगी इस तरीके से। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं आपकी मूव कर रही हैं एक दूसरे से ऐसे हॉरिजॉन्टल। व्हेन दे क्या होगा, कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, इट रिजल्ट इन द फोल्डिंग। व्हेन दे मूव फ्रॉम ईच अदर तो रिजल्ट इन द फॉल्टिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि भाई प्लेट्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, मान लो ऐसे, ठीक है, अगर कोलाइड हो रही हैं, ऐसे पास में आ रही हैं तो फोल्डिंग हो रही है, ठीक है, और अगर दूर जा रही हैं तो फॉल्टिंग हो रही है। अब फोल्डिंग क्या है, इन फोल्डिंग द क्रस्ट कैन फोल्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। ये आ गई पास, अब ये और चलेगी तो ये ऊपर नीचे तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। और इससे क्या होगा, माउंटेन फॉर्म होगा। ऐसे सामने से देखो, ये हो गया, कोलाइड हो गई आपस में, अब ऐसे आ गई, फिर ये ऊपर आ गई, फिर ये उसके ऊपर, इस तरीके से, तो ये माउंटेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। या अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो वैली फॉर्म्ड हो जाएंगी। हिमालयस हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना फोल्डिंग की, अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की, इसकी वजह से जो है हिमालय हमारा फॉर्म हो रहा है। फॉल्टिंग की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दिस टेंशन रिजल्ट इन द क्रैक्स और द फिशर in the earth surface, और these can be the horizontal or vertical also। भाई क्रैक्स तो आ ही जाएंगे जब अलग हो रही हैं तो। अब आप ये देखो, आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, पूरा फिगर में दिया हुआ है, फॉल्ट सेंटर आपको दिया हुआ है, फॉल्ट ब्लॉक ये दे रखा है, यहाँ फॉल्ट आ रही है, अलग जा रही है ना, दूर जा रही है, मूव अवे हो रही है, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, तो बीच में क्या आ गया, ये गैप आ गया, ये फॉल्ट हो रहा है इस तरीके से। नाउ टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स की बात करें, सो लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रनिंग वाटर से कैसे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रनिंग वाटर, लाइक स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, झरने होते हैं ना। आप ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा वाटरफॉल है, इस तरीके से आप देखो ये डेल्टा बन रहा है आपका। अब क्या होगा, ये अपने साथ साथ सब कुछ बहा कर ले आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को। सो अ रिवर फ्लो डाउन दैट इज टू प्लेन फ्रॉम माउंटेन एंड हिल, so on the way it forms the waterfall or sometime it forms the streams etc. As river enter into the plain it move twisting and turning and form several landforms, meander बना रही है, lakes बना रही है, flood plains बना रही है। और जब इसे सी में एंटर होना होता है तो ये बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, या जिसकी वजह से बनता है हमारा डेल्टा। तो अब आप ये देखो, रनिंग वाटर से भी लैंडफॉर्म बन रहा है। ये एक लैंडफॉर्म है ना, वाटरफॉल, ये डेल्टा भी आपका लैंडफॉर्म है। ये किससे बन रहा है, नदियों से ही तो बन रहा है। और सुंदरबन डेल्टा तो आपको भी पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एवर ग्रोइंग डेल्टा है, जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से बनता है। तो जब भी आपको इस तरीके की बहुत सारी चैनल्स, धाराएं नज़र आ जाए ना, छोटी छोटी रिवर की ट्रायंगुलर शेप में, सो दैट इज डेल्टा। तो ये रनिंग वाटर की वजह से लैंडफॉर्म बन रहा है। अब बात करते हैं लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द सी वेव्स। समुद्र की वजह से, जो समुद्र में लहरें हैं ना, उसकी वजह से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वेव स्ट्राइक एट द कोस्ट, है ना, किनारे पे आती हैं ऐसे करके हमसे, एंड रॉक्स एंड इरोडेड देम। अब यहाँ देखो, आपको दिख रहा है ये सी केव। अब मान लो ये ओशियन का वाटर बार बार कोस्ट पे जा रहा है, बार बार कोस्ट पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ बड़ा सा पत्थर है, उसको बीच में से काट दिया पानी ने, तो क्या बन गई, एक गुफा टाइप की बन गई ना, केव टाइप की। तो इसे हम कहते हैं सी केव्स, एंड दीज आर फॉर्म बाय द सी वेव्स। द कोस्टल सॉइल एंड बीचेस आर ऑल्सो फॉर्म बाय देम। अब यहाँ पे आप देखो, लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय द ग्लेशियर। ग्लेशियर से भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ फ्रोजन वाटर। ग्लेशियर आपको पता है ना, बिल्कुल बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं, जब हम कहते हैं कि ये भाई जमे हुए पानी की नदी है ना, which moves very slowly towards the slope. It eroded the rocks and caves out deep hollow, and these hollow take shape as a lake in the mountain and form this way. You can see here, आपको ये ग्लेशियर दिख रहा है, सियाचिन ग्लेशियर, है ना,
तो कई बार है कि ये ना ऐसे पानी की लेक बना देते हैं छोटी वहाँ पे नीचे, तो इनकी वजह से नेचुरल लेक फॉर्म्स हो जाती हैं। अब लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द विंड, विंड भी लैंड फॉर्म्स बनाती है। द विंड ऑल्सो इरोडेड द रॉक्स एंड कैरीज द पार्टिकल विद इट। इट्स वर्क कैन बी सीन इन द डेजर्ट। ये देखो आपको सैंड ड्यून दिख रहे हैं, रेत के पहाड़ छोटे छोटे, ठीक है ना, क्योंकि सैंड को अपने साथ ले जाती है। छोटा सा ऐसे इसने डिपॉजिट कर दिया कहीं पे, तो वहाँ सैंड ड्यून बन गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से उड़ा लेगी, कहीं और बना देगी। तो रेगिस्तान में, डेजर्ट में यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लैंड, सो दैट इज बाय द विंड। ह्यूमन एक्टिविटी एंड लैंडफॉर्म्स की बात करें बेटा, सो विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी आर हैविंग द लॉट्स ऑफ नीड, कहते हैं ना अनलिमिटेड, ऐसी ज़रूरतें हमारी जिनका कोई एंड नहीं है। तो हमने क्या करना शुरू किया, हमने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। नाउ टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, वी आर कैपेबल, वी आर इनफ कैपेबल टू डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ डैम्स है, रोड्स, फैक्ट्री, माइनिंग कर रहे हैं, सिटीज़ बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमें तो जो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन हमें लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है, बिकॉज वी आर ग्रेटली डैमेज और हार्म आर इन्वायरमेंट। And to human beings themselves, some human activities are so massive that they affect the very nature and ecology of a place. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी अपग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए नेचर को हार्म नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। नेचर को बचाते हुए हमने अपनी प्रोग्रेस करनी है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. Let's do the quick revision. Earth movement are the changes that occur in the earth. Then we have discussed earth movement are caused due to two forces. One is the endogenic and another is the exogenic force. After that the important endogenic movement क्या है, volcanoes, earthquake और tectonic movements. Exogenic movements are caused on the earth surface are caused weathering and erosion. ये एक्सोजेनिक फोर्स से होता है। वेदरिंग क्या, इट्स अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू द स्मॉलर पीसेस एंड इरोजन कैरीज अवे दोज रॉक पार्टिकल्स। इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू द रनिंग वाटर और आइस मूवमेंट, विंड, सी वेव्स एक्सेट्रा। अर्थ मूवमेंट कैन बी वर्टिकल एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, विच लेड टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. द मूवमेंट ऑफ वाटर, सी वेव्स, आइस, विंड, they create the different landforms like sea caves हो गया, sand dunes हो गया, आपके streams हो गए, deltas हो गए. Then we have discussed human activities is also caused behind changing the land forms. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.